तो आज हम जानेंगे निषेचन तथा माता के गर्भ के अंदर शिशु का विकास कैसे होता है। तो इससे पहले जो पार्ट बना हुआ है ना, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ताकि मैथ का पीडीएफ वहाँ से आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ होता है क्वेश्चन आंसर का और सभी जो भी है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका फिर वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि स्त्री एवं पुरुष के बीच संभोग के समय नर युग्म शुक्राणु स्त्री के योनि में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जब मिलन होता है तब योनि से ये ऊपर की ओर गर्भाशय में तथा वहाँ से फ्लोपियन नलिका में पहुँचते हैं। आपने देखा था जो फ्लोपियन नली होता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होता है और यहाँ से ऐसे नली होता है, ठीक है। तो जब ये शुक्राणु यहाँ प्रवेश करता है तो वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है और सामने भी जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अंडा बनता है ना, वहीं पे इसका निषेचन होगा। शुक्राणु अंडा मिलकर निषेचन होगा और बाकी जो इधर उधर गया है वो मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलता है, फिर यहाँ पे निषेचन होता है, फिर ये आ जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। तो ये शुक्राणु पहुँचता है फ्लोपियन नलिका में पहुँचते हैं। फ्लोपियन नलिका में ही शुक्राणु का मादा युग्म अंडाणु को निषेचित करता है, मिलता है, ठीक है। और उसको फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन बोलते हैं। तो वो निषेचित करता है। निषेचन के समय एक शुक्राणु तथा एक ही अंडाणु के न्यूक्लियसों का संयोजन होता है, एक ही अंडाणु और एक ही शुक्राणु। निषेचित अंडाणु युग्मनज या फिर जाइगोट कहलाता है, ठीक है। वो जो अवस्था होता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। युग्मनज अब धीरे धीरे गर्भाशय की ओर सरकने लगता है। इस क्रम में युग्मनज कई बार विभाजित होकर एक गोलाकार ठोस गेंद जैसी रचना में बदल जाता है। फिर इस रचना की कोशिकाएं विशेष ढंग से व्यवस्थित होने लगती है और तथा यह एक गोलाकार खोखली गेंद जैसी रचना में बदल जाती है। गर्भाशय में इस रचना में कई परिवर्तन होता है तथा अब यह भ्रूण कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से गोलाकार रचना है। इसको जो ऊपर का जो संरचना होता है उसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं और ये उल्वा कोश हुआ यहाँ पे, और इसको फीटस या फिर गर्भ कहते हैं। और ये रहा यहाँ पे योनि। तो ये सरकने लगता है, फिर ये इस रचना की कोशिकाएं विशेष ढंग से, जो कोशिकाएं तो चूँकि कोशिका से बनता है तो ढंग से व्यवस्थित होने लगती है तथा यह एक गोलाकार खोखली गेंद जैसी रचना में बदल जाती है। गर्भाशय में इस रचना में कई परिवर्तन होते हैं, ठीक है। गर्भाशय की जो वो रचना उसमें कई परिवर्तन होता है तथा अब यह भ्रूण कहलाता है। माता के गर्भाशय की दीवार से भ्रूण एक विशेष प्रकार के ऊतक की सहायता से जुड़ा होता है जो अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है, उससे जुड़ा होता है। अपरा के माध्यम से ही विकसित हो रहा भ्रूण गर्भाशय की दीवार से पोषण तथा फिर ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इसी के माध्यम से भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ गर्भाशय के रक्त संचार में पहुंचते हैं। निषेचन के बाद दूसरे सप्ताह के अंत से लेकर 2 माह तक यह भ्रूण कहलाता है, ठीक है। 2 माह के बाद से लेकर प्रसव तक गर्भाशय, जब जन्म लेने तक गर्भाशय में विकसित हो रही रचना गर्भ या फिर फीटस कहलाता है, ठीक है। तीसरे महीने से प्रसव तक की अवधि को हम लोग गर्भकाल कहा जाता है। चौथे महीने का एक तक फीटस के विकसित हो रहे सिर एवं शरीर पर रोएं बनना प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ पे हम लोग 5वां महीना देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से, ये तो हम लोग देख चुके हैं पिछले भी पार्ट में। और यहाँ पे इसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पे उल्ब कोश होता है, यहाँ पे ये होता है फीटस या फिर गर्भ होता है, ये गर्भ में ही है ना। और यहाँ पे योनि है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्रंथि है जिससे हार्मोन निकलता है, तो उसके बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोटॉपिक हार्मोन, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, ये सब इसका जो काम है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन के स्राव के लिए उत्तेजित करना, जनन अंग, और इसका जो है जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करना होता है। थायराइड ये रहा, इससे थायरॉक्सिन यहाँ पे निकलता है।
तो थायरोक्सिन निकलता है यहाँ पे। थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। कौन? ये थायरोटॉपिक हार्मोन, ठीक है। और ये जो थायरोक्सिन है वो श्वसन गति को तेज करने में काम आता है। और दूसरा अतिस्राव के थायरोटॉपिक हार्मोन का भी स्राव रुक जाता है जब ये होता है। जब ये थायरोक्सिन जब स्राव होता है तो वो जो हमने देखा ऊपर थायरोटॉपिक, ये जो हमारे पास ये जो है ये इसका स्राव रुक जाता है। एड्रिनल, तो एड्रिनल से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। ये उत्तेजना, दर्द, भय की प्रतिक्रिया दर्शाना, ये सब इसका काम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ये इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो अंगनाशय से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होता है उसको नियंत्रित करना। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो फिर शुगर की बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन की कमी होता है तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन, ये आपका हार्मोन है। ये नर जननांगों का परिवर्धन का नियंत्रण करता है। और दूसरा है नर में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास का भी नियंत्रण करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन आपका हार्मोन निकलता है ये मादा जननांगों के परिवर्धन का नियंत्रण करता है। ओके, तो ये रहा जो हमारा प्यूटेटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है गला के पास में, एड्रिनल ग्रंथि ये रहा दो, और ये हमारा अंगनाशय हुआ, और ये रहा आपका अंडाशय जो स्त्री में होता है, ये हमारा वृषण जो पुरुष में होता है, ठीक है। इसका और भी अच्छा फिगर आपको दिख जाएगा। तो हमने देखा पीछे, तो उसमें 5वां महीना में आहार नाल तथा अस्थियों का विकास हो जाता है। 6ठे महीने तक फीटस शिशु का एक छोटा रूप ले लेता है तथा इसके हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। 7वें महीने के अंत की तक फीटस इतना विकसित हो जाता है कि अगर इसी अवस्था में प्रसव हो जाए अर्थात जन्म हो जाए तब भी वह गर्भाशय के बाहर जीवित रह सकता है, परंतु इस अवस्था में इसके विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। 8वें महीना में इसके शरीर में वसा संचित होने लगता है, फैट जो होता है, तथा इसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। माता के गर्भाशय में शिशु का विकास लगभग 9 महीने में पूर्ण होता है, ठीक है। 9 महीने में होता है, आपको ही पता होगा। इसी अवस्था में इसका जन्म यानी प्रसव होता है। गर्भाशय के भीतर भ्रूण एवं फीटस एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है। यह झिल्ली उल्ब कोश, अभी हमने फिगर में भी देखा, उल्ब कोश कहलाता है वो जो झिल्ली होता है। उल्ब ने देखा कि इस प्रकार से फिगर में घिरा हुआ था, तो उसके बाहर जो झिल्ली होता है उसको उल्ब कोश कहते हैं। उल्ब कोश में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो उल्ब तरल कहलाता है। उल्ब कोश तथा उल्ब तरल भ्रूण तक फीटस को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रसव के समय उल्ब कोश फट जाता है जन्म के समय। इसके साथ साथ गर्भाशय की दीवार में संकुचन होता है, ठीक है, शीतलन संकुचन होता है, जिससे शिशु गर्भाशय से माता की योनि के रास्ते बाहर आ जाता है। और ये रहा कृत्रिम निषेचन एवं प्रकनलित शिशु, यानी इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना भी होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा अभी ये जो हमारे पास था, ये जो इस प्रकार से हमारा जो फिगर है, ठीक है, ये तो आपका क्या बोलते हैं एफटी यानी फ्लोपियन ट्यूब है, और इसमें अंडाणु रहता है, यहाँ पे आता है फ्लोपियन ट्यूब में, और शुक्राणु फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि उसको बाहर निषेचन कराया जाता है, ठीक है, बाहर अंडाणु निकाल लिया जाता है और शुक्राणु निकाल लिया जाता है, और बाहर में निषेचन कराकर फिर से गर्भ में उसको भेज दिया जाता है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से निषेचन होता है और ये गर्भ में आता है। लेकिन हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि ये बाहर निषेचन कराएगा और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो इस अवस्था को यहाँ पे गर्भ में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी इस तरह की फ्लोपियन नलिका में किसी कारण से अवरोध हो जाता है, तो इस अवरोध के कारण शुक्राणु फ्लोपियन नलिका में अंडाणु से संयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे कि देखिए या तो इसका अंडाणु सही नहीं है, ठीक है, या फिर उसका शुक्राणु सही नहीं है। जो नर होते हैं उसमें न शुक्राणु है, उसका पूछ ही नहीं, तो पूछ अगर नहीं बनेगा किसी में तो वो मूवमेंट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो या फिर अंडाणु किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हो उसमें, तो ऐसा होता है। और भी जैसे कि इसमें देख लेते पहले इसको, हम इस अवरोध को
नलिका में किसी कारण से छोड़ दिया जाता है। अवरोध, कभी कभी स्त्रियों के फ्लोपियन नलिका में किसी कारण से अवरोध हो जाता है, तो इस अवरोध के कारण शुक्राणु फ्लोपियन नलिका में अंडाणु से संयोग नहीं कर पाते, अर्थात फ्लोपियन नलिका में निषेचन नहीं हो पाता है। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति के कारण निषेचन की क्रिया स्त्री के शरीर के बाहर कृत्रिम वातावरण में करवाई जाती है। इसके लिए चिकित्सक द्वारा स्वस्थ अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र किए जाते हैं, फिर उन्हें समुचित माध्यम में रखकर निषेचन कराई जाती है। निषेचन के करीब 1 सप्ताह के पश्चात बाहर विकसित भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। यह भ्रूण विकसित होकर करीब 9 महीने में पूर्ण शिशु बन जाता है। इस प्रकार का जो निषेचन होता है इन विट्रो निषेचन कहलाता है। ओके, इस तरह का प्रयास सबसे पहले जानवरों में 1950 में किया गया था। 1978 में सर्वप्रथम यह मनुष्यों में सफल हुआ। हमारे देश में भी चिकित्सकों द्वारा अब यह पद्धति अपनाई जा रही है, परंतु इसमें सफलता की दर बहुत कम है। इस प्रकार उत्पन्न शिशु को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया था, जो सही नहीं है, क्योंकि ऐसे शिशु माता की गर्भाशय में विकसित होते हैं, ना कि प्रकनली में। ठीक है, और ये जो हीरोइन होते हैं ना, वो सब में ज़्यादा ये सब करवाते भी हैं, क्योंकि उनको मूवी वगैरह शूट करना होता है, तो वो पेट में बच्चा को रखना नहीं चाहते, उस बीच में काम करना होता है, तो और भी कई कारण होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये तो बाहर किया जाता है। तो वो जो हीरोइन वगैरह होता है, जिसमें क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित कराकर वो घर में भी रखना नहीं चाहते, तो वो किसी को ढूंढते हैं। ठीक है, कोई किसी महिला को पैसा सा देकर उसके घर में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के बारे में, जो हमने पीछे देखा फिगर में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह है। ठीक है, इन कोशिकाओं के समूह से ही तो बनता है अंग जो भी होता है, और उत्तक से अंग। इन ग्रंथियों के स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। हार्मोन का जिस स्थान पर स्राव होता है वहाँ के कार्य नहीं करते, जहाँ पे स्राव होता है वहाँ पे काम नहीं करता, बल्कि स्राव के स्थान से दूर क्रिया करते हैं। अतः हार्मोन को इनके स्राव से दूर लक्ष्य स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता होती है। हार्मोन का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी नलिका के द्वारा नहीं होता, बल्कि ये शरीर के द्रव जैसे रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका बहनी ग्रंथियां भी कहलाती है, क्योंकि ये नली से जाता है, वो जैसे रक्त में जाएगा, रक्त में बहकर जाएगा। ठीक है, रक्त के माध्यम से वो जहाँ भी जाना होगा, जहाँ पे काम उसका होगा वहाँ पे जाएगा। हार्मोन का स्राव अत्यंत कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में ही ये प्रभावी ढंग से काम करता है, कार्य करते हैं। मानव शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, चित्र 9 जो हमने 10 देखा उसमें देखा। मानव शरीर में स्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाया गया है। हर एक अंतःस्रावी ग्रंथि से विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो एक विशिष्ट कार्य का ही संपादन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रेरक अंग मस्तिष्क द्वारा आदेश प्राप्त करने के बाद ये हार्मोन का स्राव करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन अपने कार्यों को करने के लिए अपने लक्ष्य अंगों तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। तालिक 9.1 में कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्यों का दर्शाया गया, जो हमने देखा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे प्रमुख पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के आधारतल पर स्थित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इससे कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें एक थायरोटॉपिक हार्मोन है, जिसको हम शॉर्टकट में TTH कहेंगे। यह हार्मोन थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। हमने देखा थायरॉक्सिन का स्राव जब अधिक हो जाता है, तब यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो TTH है, इसके स्राव को रोक देता है। एड्रिनल नामक अंतःस्रावी ग्रंथि एक हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित करता है। भय, उत्तेजना तथा दर्द जैसी स्थितियों में एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, जब भय हमें लगता है, उत्तेजना तथा दर्द जैसी ऐसी स्थितियाँ होती है, तब यह हार्मोन स्राव होता है।
अब हम यहाँ पे स्मरणीय बिंदु जो है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक होते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन की विधियाँ विभाजन, मुकुलन और खंडन ये हमने देखा। मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि निषेचन कहलाता है। मादा युग्मक मतलब अंडाणु, नर युग्मक मतलब शुक्राणु, दोनों का संयोजन से नीचे इसको निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मंज या फिर जाइगोट बनता है। युग्मंज में कई प्रकार के परिवर्तन के बाद भ्रूण बनता है। उसमें कई परिवर्तन होते हैं, जैसे शुरू में जब निषेचन होता है तो फिर वो इसका सेल मल्टीपल होता है, ठीक है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भ्रूण बनता है और भी कई परिवर्तित होते हैं। जंतुओं में लैंगिक जनन नर युग्म शुक्राणु तथा मादा युग्म अंडाणु के संयोजन से बनता है। अंतः निषेचन में अंडाणु का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, हमने भी देखा। बाह्य निषेचन में अंडाणु का निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक में देखा। उच्च वर्गीय जंतु जैसे मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, मनुष्य आदि एक लिंगी है। एक लिंग मतलब या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग होंगे। कुछ जंतु जैसे केचुआ जो होता है, फीतिक्री में, ये दोनों लिंग वाले होते हैं, उभयलिंग होते हैं। मनुष्य में शुक्राणु वृषण में तथा अंडाणु अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। पुरुष में एक जोड़ा वृषण और तथा स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना जो वृषण कोश कहलाता है स्थित होते हैं। शुक्राणु एपिडिडाइमिस में एकत्र होकर परिपक्व होते हैं। मूत्र मार्ग नीचे की ओर शिश्न के मध्य से होता हुआ मूत्र जनन क्षेत्र द्वारा बाहर खुल जाता है। शुक्राणु तथा कुछ ग्रंथियों के स्राव का मिश्रण वीर्य कहलाता है। प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर तथा एक लंबी पूंछ होती है। फलोपियन नलिका नीचे की ओर गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय का निचला संकरा भाग जो होता है वो ग्रीव या फिर सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स के नीचे की ओर योनि में खुलता है। तो वीडियो को यहीं पेंट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा पार्ट इसका क्वेश्चन आंसर का आएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को यहीं पेंट करके मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।